तो बायो में कुछ पता ही नहीं चला कि टफ है इजी है। जैसे ही फिजिक्स पे गया, देख के ही लग गया, हवा सीटी विट्टी सब गुल, पसीने छूट। एनालिसिस के लिए कोई मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते थे। जो मेरा टेस्ट पेपर है हम उसी के बगल में उसका एनालिसिस करके लिख लेते थे, ताकि इससे जो क्या है ना कि अगर हम कभी वापस रिवाइज करने आए तो पूरा पेपर रिवाइज कर सके। जैसे बायोलॉजी में इस बार हम फर्स्ट राउंड में 20 क्वेश्चन के आसपास छोड़े थे, फिर वैसे केमिस्ट्री में भी बहुत सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ पेपर बगल में रखे कि ये क्वेश्चन मैंने एरर कॉपी में लिखा था और एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम वैल्यू ऑप्शन सारा सेम उठ के उधर ही आ गया। तो गाइस ये हमारे जूनियर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, नीट 2025 हुआ था तो इनका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या था। जैसे फिजिक्स में इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया था, केमिस्ट्री में कैसे किया था, बायोलॉजी में कैसे किया था, ओवरऑल इनका स्ट्रेटजी क्या था, या फिर इन्होंने क्या कुछ अलग किया था। और साथ में थोड़ा बहुत ये भी बता देना कि तुम लोगों ने मॉक टेस्ट के बाद जो एनालिसिस करते थे वो कैसे करते थे। मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहता था कि जो यूजुअल अप्रोच रहता था, जैसे कि पहले बायो अटेम्प्ट करना है, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। लेकिन नीट के दिन जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, एक्चुअल नीट 2025 के दिन, तो मुझे पेपर बनाते समय लग गया कि हाँ, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंदी हैं और कट ऑफ जो दिमाग मतलब सबके दिमाग में था कि 650 कट ऑफ जाएगा। लेकिन बायो जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरे यूजुअल टाइमिंग 40 मिनट थे, जहाँ से 50-55 मिनट लग गए। तो जहाँ समझ आ गया कि कट ऑफ 620 पर तो जाएगा, 610-620 के अराउंड कट ऑफ है। जब मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया समझ में आ गया कि 600 के अराउंड है। और जब फिजिक्स सेक्शन में गया सवाल बन ही नहीं रहे थे, समझ में आ गया कि पेपर अगर नहीं बन रहा, लेकिन मैंने अपने आप पर विश्वास किया कि हाँ, पेपर अगर हमसे नहीं बन रहा तो बहुत लोग होंगे। और आसपास का माहौल दिख रहा था कि हाँ, बस अकेला मैं नहीं, मेरा नहीं, अकेला नहीं लग रहा, सबका लग रहा है। मैंने बस जैसे तैसे पेपर अटेम्प्ट पूरा किया और जब मैंने ओएमआर फिलिंग शुरू किया तो मेरे फिजिक्स में बस पहले राउंड में 18 क्वेश्चन बने थे। लास्ट तक अटेम्प्ट करते करते मैंने टोटल 23 क्वेश्चन छोड़े और मेरे पूरे 2 साल की जर्नी में मुझे अब तक 23 क्वेश्चन गलत नहीं होते थे, लेकिन एग्जाम के दिन मैंने 23 क्वेश्चन छोड़े। तो वो एट द मोमेंट था कि हाँ, मुझे लग रहा था कि हाँ, रिस्क लेना चाहिए था। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने, जैसे जो अभी मेरे दोस्त कुछ लोग अभी एम्स में हैं, उनसे बात हुआ तो वो लोग पता चला कि वो भी लोग 10-12 क्वेश्चन फिजिक्स के सारे ऑप्शन ए फिल करके आए हैं और उसमें से लक मैटर कर गया। मेरे अंदर वो गट्स आया नहीं एग्जाम के दिन कि मैं कर जाता। तो हो सकता है कि मैं करता तो एम्स में भी होता, नहीं करता तो फिर से 26 की तैयारी कर रहा होता। मॉक टेस्ट का जो स्ट्रैटेजी होता है, तो मैंने अपने मेजोरिटी जो फ्रेंड्स हैं उनको देखा है कि वो सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते थे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता था वो बायोलॉजी का होता था, उसके बाद वो केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स पे जाते थे। आप ऐसा ट्राई करें, क्योंकि जो नीट 2025 का पेपर आया था उसमें भी जो बायोलॉजी था वो ईजियर था कंपैरेटिवली, और फिजिक्स में जो स्टार्ट किया फिजिक्स से उनका थोड़ा मार्क्स में प्रॉब्लम हुआ। तो बायोलॉजी स्टार्ट करें वो सबसे सेफेस्ट बेट रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे बात करें तो फिजिक्स में आपको क्या करना है कि आप पहले सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर पढ़ें और सॉल्व करें क्वेश्चन के बगल में ही। जैसे आपका मान लीजिए अगर कुछ गलत होता है या आपको दोबारा चेक करना है तो वहीं पे आपका रहेगा। दूसरा, टिक करने से पहले, ऑप्शन टिक करने से पहले आपको लास्ट सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन का वो जरूर एक बार फिर से पढ़ लेना है कि वो एक्चुअली में पूछ क्या रहे थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोल्व कर लिए और न्यूमेरिकल आ गया, वैल्यू आ गया और हम टिक मार दिया, लेकिन हम देखा ही नहीं कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा। तो ऐसा करने से आपका थोड़ा चांस कम हो जाएगा गलत होने का। ये तो फिजिक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बायोलॉजी में आपको क्या करना है कि वो बहुत बार ना नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट ये सब कर देते हैं, तो वो आप हाईलाइट जरूर कर लें, एक बार पेन से अंडरलाइन कर लें और टिक मारने से अगेन वापस आप फिर से देख लें कि वो कुछ क्या रहता है। इससे गलती के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरा, जो केमिस्ट्री का है वो सेम ही है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। ओएमआर फिलिंग आप ध्यान से करिएगा। ओएमआर का मैं ऐसा क्या करता था कि ओएमआर मैं बायोलॉजी का पहले कर लेता था एक राउंड में। हाँ, दूसरा कि आपको राउंड में पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बायोलॉजी स्टार्ट किया तो पूरा 80 क्वेश्चन आप 90 क्वेश्चन जो भी है बायोलॉजी का वो एक बार में सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको पहला राउंड में वो सोल्व करना है जो आपको आता है, जो आप श्योर हो कि यही होगा। उसके बाद बायोलॉजी आप करें, उसके बाद वैसे ही राउंड 1 में आप केमिस्ट्री करें, फिर फिजिक्स करें, और फिर जब आपके पास टाइम बचे तो आप वापस से बायोलॉजी पे जाएं जो आपको लग रहा था कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप वो सोल्व। और जब आपका राउंड 1 हो जाएगा तो आप ओएमआर भर लें। इससे जो आपका आने वाला क्वेश्चन था जो आप श्योर थे वो एटलीस्ट ओएमआर में फिल हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पास टाइम है, अब इसमें मैं टाइम दे सकता हूँ जो हार्ड क्वेश्चन। मैं क्या करता था कि बायोलॉजी अटेम्प्ट करने के बाद राउंड 1 का मैं ओएमआर भर लेता था और ध्यान से भरना होता था कि 1 का ए आंसर है तो 1 का ए बोल के भरने, इससे मिस्टेक कम होगा। और उसके बाद आप केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स पे ओएमआर बने, इससे आपका चांसेस कम होगा ओएमआर में। मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना है, तो देखिए आप 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास। पहला वो जो आपका सही हो गया है, दूसरा जो आपने छोड़ दिया और तीसरा गलत हो गया है। आपको तीनों को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि तुक्का मार दिया और आपका सही हो गया और हम वो छोड़ देते, लेकिन वो बाद में हमारा तुक्का गलत हो सकता है। तो आपको तीनों को एनालाइज करना है। सबसे पहले वो जो आपने छोड़ दिया है, तो छोड़ दिया वो देख लीजिएगा आपका वो कॉन्सेप्ट वीक था, आपने पढ़ा ही नहीं था, या कुछ अलग कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने कभी देखा ही नहीं है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। और दूसरा जो गलत हो गया, तो गलत हो गया उसको आप ज़रूर ध्यान में डाल लें कि दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दोबारा गलती कर रहे हैं आप फिर, तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब है ही, है ना। और तीसरा जो आपका सही हो गया वो भी आप एक बार देख लें कि आपने एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो सही था कि नहीं। तो बॉस जैसे बताया कि सबने अपना पहले बताया कि पहले वो क्या अटेम्प्ट करते थे, तो मेरा था कि मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए सब में मैंने पहले बायो किया, देन फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री। इस पे आपको इतना स्टिक नहीं रहना है, ये आपको कभी भी चेंज करना पड़ सकता है, लाइक 25 में ही देख सकते हैं। मैंने पहले बायो कर लिया, मेरे 40 मिनट में बायो हो गया था, मुझे टफ नहीं लगा क्योंकि मेरा बायो स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो बायो में कुछ पता ही नहीं चला कि टफ है ईजी है। जैसे ही फिजिक्स पे गया देख के ही लग गया, हवा सीटी विट्टी सब गुल, पसीने छूटने लगे, पैनिक होने लगा। मैंने सोचा नहीं अब तो चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने फिजिक्स सुसाइड किया, केमिस्ट्री को हाई बोला, केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन थे मैंने स्टार्ट किया, केमिस्ट्री भी ठीक लगा, हाँ चलो किया था। फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर वापस से फिजिक्स पे गया। फिजिक्स पे मैंने पहले ऐसा किया कि जो बहुत लंबे क्वेश्चन थे उनको मैंने स्किप करने का कोशिश सोचा कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इनको पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा मेरा सारा। तो मैंने ईजी क्वेश्चन पिक करने स्टार्ट किए, और ईजी क्वेश्चन करते करते जब ईजी क्वेश्चन बनने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, मैं लाइन से बनाने की कोशिश कर रहा था। पहला क्वेश्चन बनाने में मुझे लगा ये क्या क्वेश्चन आ गया, जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया। तो वैसे आपको नहीं सोचना है, तो आपको चेंज करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहना है। दूसरा कि आपको जैसे बायो में हमेशा अंडरलाइन करना ही है, कुछ भी आप भूल नहीं सकते, ये आप पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि आपका उस पर ध्यान जाएगा बार बार, तो इससे एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिजिक्स में भी उसी तरह से मैंने बताया कि आपको अगर 25 जैसा पेपर, क्योंकि मैंने 2024 भी दिया जो इजी सबने कहा था, जो 25 भी दिया जो सबसे हार्ड था, तो दोनों ही में ये काम आया कि आपको इजी क्वेश्चन पहले छांट के बनाने हैं, और टफ क्वेश्चन है तो वो आपको बात के लिए भी रख सकते हैं। केमिस्ट्री में सिमिलर फिजिक्स के जैसे आप कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा पेपर एनालिसिस का, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट के कुछ महीने में। तो पेपर एनालिसिस के लिए बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको एग्जाम में ही वो क्वेश्चन मार्क करने जो आपसे नहीं बने। दूसरा जो आपने बनाए लेकिन आप श्योर नहीं थे, मतलब आप कहीं स्टक हो रहे थे या फिर आपने मे भी शायद तुक्का मार दिया हो कि हाँ यही होना चाहिए, तो वैसे क्वेश्चन भी आप वहाँ पर करें। और घर आकर के चाहे तो आप उसे पेपर पे ही करें क्योंकि टाइम भी कम होता है, या फिर अगर आपके पास टाइम आपको लगता है आप कर सकते हैं तो उसके लिए आप अलग से कॉपी बनाए। मैंने कॉपी बनाया था, तो मैंने कॉपी पे सारे क्वेश्चन लिखे थे और मैंने क्या गलती किया था और कैसे सही बनता है। और बहुत सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ पेपर बगल में रखे कि ये क्वेश्चन मैंने एरर कॉपी में लिखा था और एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम वैल्यू ऑप्शन सारा सेम उठ के उधर ही आ गया। तो मेरा टाइम भी बहुत बचा था और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, ये आपको एग्जाम के दिन पता चलता है। मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी यही था कि पहले बायोलॉजी करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, और उसमें भी जो सबसे इजी क्वेश्चन सब होता है वो पहले करना है, क्योंकि बल्क में मार्क्स पहले लाना है, फिर रैंक वगैरह का सोचना है। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन चाहिए ना, तो उसके लिए सारा इजी पेपर पहले करना है। जैसे बायोलॉजी में इस बार हम फर्स्ट राउंड में 20 क्वेश्चन के आसपास छोड़े थे, फिर वैसे केमिस्ट्री में भी बहुत सारा, और फिजिक्स तो 10 क्वेश्चन के बाद छोड़ के पहले बायोलॉजी करने चले गए थे ताकि इधर से मार्क्स उठ पाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना एग्जाम में कि पहले इजी क्वेश्चन उठा ले, पिकअप कर ले, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है अटेम्प्ट करने से। आप छोड़ नहीं पाएंगे क्वेश्चन कि अरे ये तो बन जाएगा, अब बन जाएगा, इसकी वजह से 5-10 मिनट कब जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। और मॉक टेस्ट में सिमिलर ही रखना है, जैसे नीट में आप करने वाले हैं वैसे ही मॉक टेस्ट को भी करिएगा, ताकि वहाँ पे कुछ मतलब पहले से माइंड सेट रहे कि हाँ इसके बाद हमको ये करना है। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा, तो बगल में जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं उसके बगल में लिख लीजिए ये चीज़ यहाँ मिस्टेक हो रहा है, हमको ये याद नहीं आ रहा है, ये मॉक टेस्ट में करना है, ताकि आप घर पे एनालाइज करेंगे तो याद आ जाएगा कि हाँ मेरे एग्जाम में मेरे से ये गलती हुआ था। और एक मिस्टेक को भी बनाना है जिसमें वही मिस्टेक को आप लिख दीजिए, हो सके तो अगर टाइम है तो क्वेश्चन भी लिख के और कैसे उसको सॉल्व करना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो क्वेश्चन लिख के उसको कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला वो सारा जो भूल रहा है वो सारा लिख दीजिए। ये सारा चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा काम देता है और रिवीजन के लिए भी ये सब परफेक्ट होता है। बस अगर एनालिसिस की बात बताएं तो फिर मेरा जो तरीका था कि हम एनालिसिस के लिए कोई मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते थे। जो मेरा टेस्ट पेपर है हम उसी के बगल में उसका एनालिसिस करके लिख लेते थे, ताकि इससे जो क्या है ना कि अगर हम कभी वापस रिवाइज करने आए तो पूरा पेपर रिवाइज कर सके, ताकि इससे ये पता चलता है कि कोई अगर क्वेश्चन तुक्का में सही हो गया है या फिर कोई क्वेश्चन जो हमको उस समय सही लग रहा था तो हम मार दिए थे लेकिन दोबारा भूल सकते थे, ये सब क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो सके। तो उससे मेरा पूरा पेपर फिर से रिवाइज हो जाता था। ऐसा नहीं कि मतलब 3-4-5 क्वेश्चन करके एक पेपर निपट गया, 180 क्वेश्चन वापस रिवाइज हो जाता था, जो कि हमको बहुत फायदा किया। देखिए एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जो आपको आता है, एक जो नहीं आता है, एक जो गलती से सही हुआ है। तो तीनों को अच्छा से देखना है। पेपर में मोस्ट कॉमन जो तरीका है सॉल्व करने का वो होता है पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यही तरीका 2025 नीट के पेपर में भी काम आया था। तो मैं तो ये कहूँगा ये
का फॉलो कीजिए और पेपर को 2 अटेम्प्ट में बनाया कीजिए। एक इजी और वेरी इजी पहले बना लिया कीजिए और सेकंड में हार्ड बनाया कीजिए। इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा और शुरू में इजी बन जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका आएगा। एनालिसिस आप कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेपर में स्पीड भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर होते जाएगा।